ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। सर, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। थैंक यू। किसानी का जो माहौल बना है वो किसान आंदोलन है, पंजाब से शुरू हुआ और देश भर में वो फैल रहा है। इस आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है, नज़रिया? तीन बात कहना है कि मेरी समझ में ये इंडिपेंडेंट इंडिया में हो सकता है कि ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक पीसफुल पेजेंट स्ट्रगल मैं देख रहा हूँ। ऐसा जब दिल्ली के गेट पे बैठा है तो वही एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, पीसफुल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। दूसरी बात यह है कि इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत और बड़ा इशू, सिर्फ 3 कानून के लिए नहीं। इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सेंटर स्टेट फेडरल इश्यूज। जिस सरकार आया पद में ये स्लोगन लाके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अभी देख रहे हैं कि कितना कोऑपरेटिव है, कितना फेडरलिज्म है। तो ये प्रोटेस्टर्स जो उसका राइट असर्ट कर रहा है, दे आर फाइटिंग फॉर फेडरल राइट्स एंड स्टेट राइट्स ऑल्सो। तीसरा इसका सिग्निफिकेंस है, मैं लोग को अपील करता हूँ, आप ये देख लीजिए कि ये कानून सिर्फ किसान के बारे में नहीं, इसमें बहुत सारा चीज़ है जो हर एक नागरिक को इफेक्ट करते हैं। अगर चाहे डेमोक्रेटिक राइट्स और लीगल राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 32, मतलब द राइट टू लीगल रेमेडीज। जब आप दुखी में हैं कि सरकार ने ऐसा कुछ किया, आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में टू चैलेंज व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन। इन 3 कानून में 2 कानून जो एपीएमसी के साथ एपीएमसी के बारे में है, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, उसमें 3 क्लॉज हैं। एक में क्लॉज 13 और 15 और दूसरा में क्लॉज 19। ये क्लॉज में completely dismantles the right of the citizen to approach the court। इससे पहले भी ऐसा कानून था, लेकिन ये बहुत स्वीपिंग एक्सटेंशन कर दिया, लीगल एग्जेम्पशन, सिविल कोर्ट्स का जूरिस्डिक्शन बार कर दिया पूरा। और ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा है कि आप इस कानून का जो होगा, आप किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और नो प्रोसिक्यूशन और सूट शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्बैटिम में बात कर रहा हूँ, अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, अगेंस्ट एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन्स। ये और अदर पर्सन्स वगैरह वगैरह कौन है? वो कॉरपोरेशन है। तो आपने ये सिटीजन, नागरिक का राइट, अधिकारी आप निकाल दिया, उसकी कानूनी अधिकारी आप वापस ले लिया। तो दैट इज ऑफ इनक्रेडिबल सिग्निफिकेंस। सिर्फ पंजाब में नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, ये इतना सिग्निफिकेंट है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कोलैप्स हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा किसानों का इशू पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कोलैप्स हो जाएगा और लो लेवल डिस्ट्रिक्ट्स में वकील वर्ग वो कोलैप्स हो जाएगा। इसमें जब बातचीत होती है फार्मर लीडर्स और गवर्नमेंट के बीच में, और अमित एक बात और है
इसका सिग्निफिकेंस नगरी लोग का भी बहुत है, इसलिए कि अगर ये कानून तीनों इफेक्टिव हो जाएंगे, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला भी, फिर पीडीएस को क्या होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या होगा, 3-4 साल के अंदर वो कोलैप्स होगा, इतना प्रेशर आएगा उसके ऊपर। अभी भी आप पीटीपी पीपीपी एग्रीमेंट सब कर रहे हैं, वो भी कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में जाएगा। तो जो प्रोटेस्टर्स सिंगू, टीकरी, शाहजहांपुर वगैरह जगह में बैठे हैं, उसका संघर्ष सिर्फ एक कानून और एक क्लॉज के बारे में नहीं, ये इसका नेशनल सिग्निफिकेंस है, स्टेट वर्सेस सेंटर रिलेशंस का सिग्निफिकेंस है, और मेरे ख्याल में एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है। जो थोड़ा सा हिस्ट्री मैं पढ़ा, मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में ब्रिटिश टाइम्स में भी ऐसा स्ट्रगल्स हुआ और कानून के खिलाफ, और वापस लेना पड़ा उसको, ये सिग्निफिकेंस है। अभी जो जितनी डायलॉग हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बात पे अड़ी हुई है कि कानून वापस लेने को मत को, अमेंडमेंट्स जितनी चाहो कर देते हैं, और 9 अमेंडमेंट्स तो उन्होंने ओपन भी किए हैं, उसके बाद अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। और उसमें एक ये भी शामिल है जो आप कह रहे हो कि हम सिविल कोर्ट्स को कर देते हैं, एसडीएम और डीसी की बजाय कोर्ट्स भी ला देते हैं उसमें। अमेंडमेंट्स से काम क्यों नहीं चलेगा, क्यों वापस ही होने चाहिए ये कानून? देखिए, जो संगठन है वो 32 संगठन, उसने 14-15 ऑब्जेक्शन रेस किया कानून पे और बताया इसको वापस लो, देखो इतना खराब है। सरकार कह रहे हैं कि वो 14-15 ऑब्जेक्शन से 12 को हमने अमेंडमेंट करेंगे। अगर आपका कानून इतना खराब है कि आप भी मान रहे हैं कि 90% हम अमेंडमेंट करेंगे, तो ये कानून कैसा चलेंगे? If you are willing to amend 90% of the law, it means the law is worthless. तो ये अमेंडमेंट में नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, क्यों अमेंडमेंट में नहीं होगा? इसलिए कि आपने ये तीनों कानून फंडामेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में कृषि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आती है, सेंट्रल नहीं है, कंकरेंट में नहीं है, ये स्टेट लिस्ट पे आती है। आपने कोई स्टेट को कंसल्ट नहीं किया, पार्लियामेंट को कंसल्ट नहीं किया, 8 एमपी को, विधायक को, 8 संसद मेंबर्स को आपने बाहर फेंक के पास कर दिया, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर को रेफर नहीं किया दोबारा। तो किसी को आप जो कंसल्ट किया, अंबानी अडानी को कंसल्ट किया, कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट जगत को कंसल्ट किया आपने, और किसी को तो फंडामेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि स्टेट सब्जेक्ट पे सेंटर ने 3 कानून पास किया। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से डिसाइड करा लो। देखिए, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लेना पड़ेगा इसको, इट हैज़ टू लुक एट द मैटर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब कोर्ट बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में इतनी देर बैठती हैं, देखिए, और फंडामेंटल राइट्स इश्यूज में जैसा आपका 5-8 इंटेलेक्चुअल पड़ा है जेल में, कितना 1 साल से ज़्यादा हुआ, उनका बेल वेल कुछ आप कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी का 12 घंटा में आपने कर दिया। तो मेरा अपील है कि सुप्रीम कोर्ट को प्लीज़ टेक कोग्नाइजेंस ऑफ व्हाट द पीपल आर सेइंग। और मेरा ये भी कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट शुड बी प्राउड दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं वो एटीट्यूड चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से।
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, आपका स्पेशली नाम भी मेंशन किया कि ऐसे इंटेलेक्चुअल की एक कमेटी बना देते हैं जिनका लोगों में भी भरोसा हो और लोग भी उन पे भरोसा करते हों, और ये सस्पेंड कर दो, और जो स्ट्रगल है, क्यों वो जो कहेंगे, जो रिपोर्ट आएगी वो इम्प्लीमेंट हम करवा देंगे। ठीक है। इसका देखो, पहले सबसे मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा नाम लिया, मैं बहुत फ्लैटर हो गया। हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जेन्यूनली मैं बता रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल, आई अप्रिशिएट व्हाट द कोर्ट हैज सेड। लेकिन मैं इसमें डायरेक्शन में सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि मैं हाँ या ना कहूँ। जब सरकार एक पैनल बनाएगी, जब वो पैनल बना के हमसे बात करेंगे, उस समय हम डिसाइड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बन रहा है ना पैनल, केंद्रीय सरकार बनाएगा। जब वो करेंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट जो है बहुत खराब है। इस देश का सबसे बड़ा पैनल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड पैनल एग्रीकल्चर पे था, वो था स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। आप भी मानते हैं कि इस देश में चाहे गुरदासपुर या फजीलका या चेन्नई या तिरुनेलवेली में या बंगाल में बर्दवान में, भारतीय किसान को अगर 2 शब्द अंग्रेजी जानते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट जानते हैं। नहीं? हाँ, तो अगर 2 शब्द अंग्रेजी जानते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। वो सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं, 2018 में 22 राज्य, 4 यूनियन टेरिटरी से 2 लाख लोग आ गया दिल्ली में उसी डिमांड्स पे जो ये कर रहा है। तो मेरा ये है कि चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी, दोनों वो रिपोर्ट को खत्म कर दिया। यूपीए और एनडीए दोनों वो रिपोर्ट, वो उसका सही नाम है राष्ट्रीय किसान आयोग का रिपोर्ट है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। लेकिन चेयरमैन बहुत डिस्टिंग्विश्ड आदमी है, जो मैं 30-40 साल जानता हूँ उसको, उसके नाम जुड़ गया उसमें, स्वामीनाथन रिपोर्ट। तो अगर और ये भी है, देखो, ये कानून जिस पे कोई कंसल्टेशन नहीं था, किसी पे बात नहीं किया किसी से, जब ये ऑर्डिनेंस में आया उस समय से किसान वर्ग बता रहे हैं कि आप डिस्कस करो, इम्प्लीमेंट मत करो, इसको मत लाना, हमसे बात करो। किया नहीं आपने। तो स्वामीनाथन कमीशन, बहुत डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं, वैसी नंदा, वो इसका नाबार्ड का, ये सब लोग इतना कंसल्टेशन किया। मैं जानता हूं कि हमको भी कंसल्ट किया, हजारों किसान को कंसल्ट किया थ्रू किसान संगठन, किसान यूनियन की तरह बहुत कंसल्टेशन किया। और इसलिए इस देश का किसान वर्ग स्वामीनाथन को मानते हैं। बात किया हमारे साथ और हमने व्यू दिया। कोई भी ये नहीं कहता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में हम 100% सहमत हैं, नहीं, लेकिन 80%, 90% सहमत है, इसलिए कि मेरा व्यू भी है, आपका व्यू भी है उसमें। तो उसके लिए इतना कंसल्टेशन किया और वही पड़ा है। 16 साल हो रहा है। पहला रिपोर्ट दिसंबर 2004 में दिया, 5वां रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में। अभी 15 साल में आपको 1 घंटा डिस्कशन नहीं किया पार्लियामेंट में। अगर ऐसा एक रिपोर्ट, इतना मेहनत, इतना एफर्ट, इतना काम, इतना रिसर्च करके आप डस्टबिन में फेंका पार्लियामेंट का, हमारा रिपोर्ट को क्या होगा? अब तो सरकार क्रेडिट ले रही है ना कि हमने तो स्वामीनाथन लागू कर दिया, हमने तो देखो 50% दे दिया। उसका क्या सच्चाई है? तो देखिए, ये खेल है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है। 8-10 वैरायटी हैं
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या कैसा हिसाब लेंगे। लेकिन 3 मेन है। पहला कैटेगरी है A2। A2 का मतलब सिर्फ इनपुट कॉस्ट, बीज, पेस्टिसाइड, न्यूट्रिएंट्स, ये सब फर्टिलाइजर। दूसरा कैटेगरी A2 प्लस FL। FL का मतलब इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर। अगर पंजाब का है फार्म हाउस होल्ड साइज है 5.24, मतलब 5.3 रखो आप, 5.3 पीपल पर फार्म हाउस होल्ड। देश में सबसे दूसरा बड़ा है हरियाणा का 509। तो इन लोगों का जितना लेबर किया, किसान खुद कभी वो इंक्लूड नहीं करते हैं उस कास्ट में ना। ये मेरा जमीन है, मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी होना चाहिए प्रॉपर कैलकुलेशन में। वो भी A2 प्लस FL में उत्पादन लागत इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर कॉस्ट। लेकिन स्वामीनाथन ने दोनों A2 20 साल 30 साल A2 पे ही चल रहा था। A2 प्लस FL और तीसरा है C2 या COP2, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%। वो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसका रिकमेंडेशन। COP का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसा व्यापार में आप करते हैं, जैसा इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने हैं, अरे कृषि में क्यों अलग टाइप लेंगे आप? जब अगर आप छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट चला रहे हैं, आप रेंटल कॉस्ट देखते हैं ना, रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड देखते हैं ना, लोन पे जो है वो देखते हैं ना, इंटरेस्ट आप देखते हैं ना, वो सब करके इज देयर एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड, एनी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट मेक दिस कैलकुलेशन? बट व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग फार्मर्स टू मेक दैट कैलकुलेशन? तो स्वामीनाथन जी ने कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया। मोदी जी ने थोड़ा कुछ आइटम्स में A2 प्लस FL लागू किया। और अगर 1 क्विंटल वीट आप कैलकुलेट करेंगे A2 FL प्लस 50% और स्वामीनाथन प्लस 50%, फर्क है 400-500 रुपया बीच में पर क्विंटल। हाँ, अगर आप 20 क्विंटल लेके आ रहे हो मंडी पे, आप देखिए 10,000 हो गया आपका लॉस। तो ये है, जब वो बोल रहा है कि मैंने ही लागू किया, अरे आपने 2015 में एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमने ये नहीं लागू कर सकते। ये सरकार कहाँ? कोर्ट में। इट इज नॉट फीजिबल, इट वुड डिस्टॉर्ट मार्केट प्राइसिंग। MSP की जो डिमांड एक और फार्मर की है कि इसको लीगल किया जाए, उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है, एक डाटा वो लिखवा भी रही है, कुछ लोगों ने लिखा भी है कि 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए 23 क्रॉप्स को जब ये परचेज करने की बात आती है। ये जो डाटा है, ये जो कैलकुलेशन जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि लीगल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो कैलकुलेशन दी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं अब उनको ये बताता हूँ कि साहब आप कैलकुलेशन देखिए, बैंक का NPA, बैंक का बैड डेट में 70-80% कॉरपोरेट और बिजनेस वाले के हैं। हाँ, एक विजय माल्या बैठा है 9,000 करोड़, एक नीरव मोदी, एक ललित मोदी, पता नहीं कितने मोदी बैठे हैं इसमें। और इन लोग का कॉरपोरेट जगत का लाखों करोड़ आप राइट ऑफ कर रहे हैं, लाखों, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। हाँ, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आपने एक साल में राइट ऑफ कर दिया NPS कॉरपोरेट जगत का। हाँ, लेकिन जब, और वो कितने लोग होगा, 50, 100, 200 लोग,
कंपनीज, उसमें उसमें तो 70% 50-20 कंपनीज में होगा। लेकिन किसान का जो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं देश में, उनका आप उससे बड़ा बहुत छोटा अमाउंट भी आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है। आपके लिए सेंट्रल विस्ता करने के लिए 20,000 करोड़ है और कोर्ट आपको परमिशन दे दिया। बुलेट ट्रेन करने के लिए पता नहीं कितना करोड़ है वो, नोबडी नोस हाउ मच इट इज गोइंग टू कॉस्ट। उसके लिए पैसा है, कृषि के लिए, किसान के लिए नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। एक ये लॉजिक भी आ रहा है कि जैसे एमएसपी को लीगल कर दिए और स्वामीनाथन लागू कर दिए, बहुत बड़ा एक हिस्सा जो किसान का भी है और लैंडलेस लेबर का भी है, लेकिन और उसका कैसे इसमें वो लाहेवंद होगा, जब वो कैसे अपना परिवार चला पाएंगे, उनके लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं एमएसपी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून में कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रोक्योरमेंट गारंटी नहीं देंगे। मैंने 20 साल से ज़्यादा ये मॉनिटर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में, दूसरी जगह में क्या करते हैं सरकार, जब आत्महत्या बढ़ गई, विदर्भा में आत्महत्या बढ़ गई, मराठवाड़ा में, तो सरकार ने बहुत बढ़िया एमएसपी अनाउंस कर देती है, खरीद नहीं होगी। और 3 टैक्टिक हैं उसमें। मैं बोलता हूं कि देखो, एमएसपी आज 10,000 रुपया क्विंटल, ओके ठीक है, प्रोक्योरमेंट सेंटर 300 खोलना है, मैं 150 खोलता हूं। और प्रोक्योरमेंट सेंटर नवंबर 1 तारीख को खुलना है, मैं नवंबर 20 तारीख को खोलता हूं। तो बहुत बड़ा दबाव, तनाव आते हैं किसान के ऊपर। अरे जो भी आता है साहूकार, आड़तिया, कोई दे दो उसको, इसलिए कि आपने प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलने में 20 दिन डिले लगा दिया, और बेचारा उसको बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बच्चों का स्कूल एजुकेशन फीस वो सब करना है। तो जो भी आएगा उनके गेट पे उसको बेच देते हैं ना। तो ये डेलिबरेट प्रेशर टू मूव द प्रोडक्ट टू द प्राइवेट ट्रेड, ये एक है। दूसरा, फर्स्ट स्टेप, जहां 300 सेंटर चाहिए, मैंने 150 ही खोल देता हूं। तो देखो, आप जाके देखो, उस समय खरीद समय में घाटजी मार्केट, बड़ा मार्केट, 4 किलोमीटर लाइन बैलगाड़ी का, इसलिए कि सेंटर बहुत कम है। और तीसरा लास्ट अराइवल्स आने से पहले मैं प्रोक्योरमेंट सेंटर को 10 दिन जल्दी बंद करता हूं। उन लोग जो आप आ रहे हैं आखिरी 10 दिन में, लास्ट पिकिंग कपास में, आप कहाँ जाएंगे? साहूकार के पास, कमीशन एजेंट के पास, रतिया के पास, वहीं जाना पड़ेगा आपको। तो ये है, जब तक खरीद का गारंटी नहीं है, जब तक प्रोक्योरमेंट का गारंटी नहीं है, एमएसपी का लिख के गारंटी, तो उसमें कोई मतलब नहीं। एक ये डिस्कोर्स भी बड़ा चल रहा है, बड़े लंबे समय से चल रहा है, अब थोड़ा डिबेट में भी आया है। जैसे अशोक गुलाटी का एक्सप्रेस में था, उसके बाद रितिका खेड़ा ने उसको काउंटर करने की ट्राई की कि शांता कुमार कमेटी से लेकर के ओनली 6% फार्मर को एमएसपी का फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए हम तो आज़ाद कर रहे हैं बाकी फार्मर को कि 6 को क्यों मिले। ये फैक्ट लगता है हमीर, तो मैंने कल का भाषण अभी दे रहा हूँ। लेकिन तो एमएसपी का ये 6% नहीं है, 12-13% से ज़्यादा है। और देखिए ना, आज पिछले 10 साल में देखिए, चावल का, पैडी का
इंक्रीज हो रहा है शेयर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, दोनों राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उसका शेयर बढ़ रहा है एमएसपी में। दूसरी बात यह है कि जहां अच्छा चल रहा है, आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं कि सिर्फ ये राज्य में अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा अगर ये निकालेगा तो? हाँ, तो देश में सिर्फ 2-3 राज्य में गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, बंद कर दो, बंद कर दो सब सरकार स्कूल। सरकारी स्कूल जितना भी खराब हो, मैंने ये कभी ये नहीं कहा कि मंडी और एपीएमसी एक किसान का स्वर्ग है। किसान का बहुत कंप्लेंट है मंडी के बारे में, बहुत कंप्लेंट है किसान का एपीएमसी के खिलाफ, लेकिन उसका रिफॉर्म्स प्रो किसान होना चाहिए या प्रो कॉरपोरेट होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है कि हमको कम्युनिटी लेड एग्रीकल्चर चाहिए या कॉरपोरेट लेड एग्रीकल्चर चाहिए, ये सवाल है। अशोक गुलाटी वो एड्रेस नहीं करते हैं। हाँ, एड्रेस करते हैं लेकिन कंप्लीटली डिसऑनेस्टली एड्रेस करते हैं। वो ये नहीं करता है, कहता है कि आई प्रिफर कॉरपोरेट एग्रीकल्चर। अरे अगर आपके हिम्मत है तो सामने आके बताओ यार, आई वॉन्ट कॉरपोरेट एग्रीकल्चर, आई डोंट वॉन्ट कम्युनिटी एग्रीकल्चर। बी ऑनेस्ट एंड से इट। ये सवाल है, डू यू वांट कम्युनिटी लेड एग्रीकल्चर और डू यू वांट कॉर्पोरेट लेड एग्रीकल्चर? वो भी कम्युनिटी में भी अलग इंटरप्रिटेशन है। मैं कहता हूं कि डेमोक्रेटाइज्ड कम्युनिटी, हर ग्रुप, हर कास्ट, हर को एक इक्वल राइट होना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन ये है। तो मैं द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन सिंगू एंड तिकरी, बहुत साल के बाद मैं देख रहा हूं कि किसान वर्ग डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है कॉरपोरेट पावर के खिलाफ। ये सबसे नया फीचर है इसमें। और वो लोग अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं हर स्लोगन में, हर नारा में वो आ रहा है, हर नारा में वो आ रहा है। अब समस्या दोनों जगह खड़ी है। दो क्रूशल पॉइंट है जो आपने बोले, और फार्मर भी उसी पे खड़े हुए हैं लगता है। एक फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, स्टेट्स के राइट्स की लड़ाई भी वो खुद लड़ रहा है, दूसरा कारपोरेटाइज ऑफ एग्रीकल्चर के खिलाफ है। अब सिचुएशन जहाँ फंस गई है आके, डेडलॉक है, आप क्या सुजेस्ट करेंगे इसको कैसे वो लिया जाए? एक तो कमेटी सिस्टम है, और आपने पहले कई दफ़ा कहा भी है कि पार्लियामेंट बैठे फार्मर के इश्यूज पे बात करे या कैसे करे, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? इमीडिएट सोल्यूशन, और मैंने वहाँ भी बताया, सिंगू में भी, और मैं कह रहा हूँ कि देखो, पूरा ये जैसा मैंने कहा, ये कानून सिर्फ किसान के बारे में नहीं, मुझको इफेक्ट हो रहा है। एज अ जर्नलिस्ट, आई कैनॉट चैलेंज इन लॉ what I am seeing is very bad, and I am seeing people dying because of it, but I cannot challenge this law in court. It affects me. It affects you as a citizen of India if you are losing the right to legal remedy. It affects you as a poor person sitting in Odisha if your PDS is destroyed. ये सिर्फ किसान के बारे में नहीं, सिर्फ पंजाब के बारे में नहीं। तो जब ये है, मैं कह रहा हूं कि अब हमने कहा, सबसे पहले कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपका ट्रस्ट आने के लिए, आप वो 3 कानून वापस लो। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सजेस्ट किया आप सस्पेंड करो, वो भी नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि वो वापस लो, और इसको टैकल करने के लिए आप एक संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाइए, 10 दिन का, 15 दिन का नहीं, पूरा सेशन एक्सक्लूसिवली ऑन कृषि संकट और उसका जुड़े हुए मुद्दे पे आप स्पेशल सेशन रखो। जुड़े हुए मुद्दे पे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये पानी का निजीकरण,
हर दिन हो रहा है, छोटा छोटा स्टेप लेके हो रहा है पानी का निजीकरण इस देश में। नीति आयोग ने लीड कर रहा है उसको। जिस नीति आयोग का लीडर है वो बोला टीवी पे, इंडिया इज टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी। अमिताभ कांत बताया, आपने देखा, टू मच ऑफ, ये उनका एटीट्यूड है। अभी डेमोक्रेसी को भी बिक रहा है। अगर आप पानी बिक सकते हैं तो डेमोक्रेसी क्या है? तो ये लोग, तो स्पेशल सेशन में आप 2 डिमांड्स, कर्जा माफी रिपील इमीडिएटली करो, और स्वामीनाथन कमीशन, जुड़े हुए मुद्दे, महिला किसान, दलित किसान, आदिवासी किसान, लैंड रिफॉर्म, जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी डिस्कस करो। स्पेशल सेशन होना चाहिए कृषि संकट में। अगर वो करेंगे, और वो स्पेशल सेशन में भी मैं एक नया सजेशन दे रहा हूँ, नया प्रैक्टिस, बहुत सारा डेमोक्रेसी में होते हैं, हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। पब्लिक हियरिंग करो, जन सुनवाई करो पार्लियामेंट में, जहां किसान चाहे पंजाब से या कन्याकुमारी से, वो आके कह सकता है कि कृषि संकट का अर्थ क्या, समझ क्या है, उनकी समझ में क्या है। अशोक गुलाटी का समझ नहीं है, सुरजीत बल्ला का नहीं है, किसान का समझ। What do those who experience the agrarian crisis and its agony, let them tell us what is the agrarian crisis. पब्लिक हियरिंग्स करिए, बहुत सारा डेमोक्रेसी में होता है। ट्रंप का यूनाइटेड स्टेट्स में भी होता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वो दूसरा स्पेशल सेशन। तीसरा, मैंने कहा आप कर्जा माफी करना ही पड़ेगा। आप 1 लाख करोड़ बड़े पूंजीपति को आप यू हैव रिटन ऑफ, बट यू आर नॉट। और ये भी है, ये क्रेडिट क्राइसिस क्यों आया? इसलिए कि पिछले 20-25 साल में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट कह जाते हैं, उसने हमने एग्रीकल्चरिस्ट से डाइवर्ट कर दिया एग्री बिजनेस को। महाराष्ट्र में नाबार्ड का आउटले पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान 53% मुंबई शहर में जाती है। मुंबई शहर में किसान कहाँ है, एग्रीकल्चर कहाँ है, लेकिन एग्री बिजनेस बहुत है, सब हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ, सब एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस का हेडक्वार्टर्स वही है। तो आप इससे देख सकते हैं कि किसान का कैसा नुकसान पहुँचा, किसान पे कैसा तनाव लाया, दबाव लाया। तो ये हुआ, तो ये कर्जा माफी। चौथा, मैं कह रहा हूँ कि आप ये वी शुड वर्क टुवर्ड्स एन एग्रो इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, कॉरपोरेट फ्री एग्रीकल्चर। इसलिए कि कॉरपोरेट लेड इंडस्ट्रियल टाइप एग्रीकल्चर, उसको असर बहुत पड़ता है क्लाइमेट चेंज पे, और क्लाइमेट चेंज इज डेवस्टेटिंग इंडियन एग्रीकल्चर। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, जो मेरा वेबसाइट है, हमने 22 पीस किया, 22 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन से। आप देखिए 20-25 साल में आपका मिनिमम 25% लॉस होगा प्रोडक्शन में क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसलिए कि हमने देखो कहाँ, लद्दाख में, ये हमने क्या क्या प्रैक्टिसेस किया। फ्रेजाइल इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन ऑफ हिमालयाज इज डैमेज्ड, तो एग्रीकल्चर क्यों नहीं डैमेज होगा? तो ये सब आना चाहिए उसमें। और हमने एक कॉल दिया नेशन फॉर फार्मर्स, जो फोरम के साथ मैं जुड़ा हूँ, हमने कॉल किया कि आप एक हर जिला में लोग, अभी जनता सामने आ गई, किसान लोग वर्ग लीड कर रहे हैं, हर जिला में ऐसा एक कमिटी फॉर्म करना है, किसान बचाओ देश बचाओ, पीडीएस इश्यूज ये सब आना चाहिए उसमें, और लोग को एक्सप्लेन करना है। देखिए, जो ये एस्टैब्लिशमेंट को कैप्टिव इंटेलेक्चुअल्स,
उसका कैनल से बाहर निकला और लीश भी निकाल दिया, और वो कहता है कि ये सिर्फ पंजाब का है, ये सब पंजाबी लोग हैं। तो उसको जवाब देना है कि वो नहीं बोलेगा कि देखो जब ये इम्प्लीमेंट होगा पीडीएस खत्म हो जाएगा। वो नहीं बोल रहे हैं, जानते हैं ये इतना डिसऑनेस्ट है इंटेलेक्चुअली, जानते हैं कि पीडीएस खत्म होगा, लेकिन ये नहीं, ये आर्ग्यूमेंट ये लाता है कि ये सब रिच फार्मर है पंजाब से। अरे आप कितने अमीर लोग जानते हैं कि वो 2 मेटल ट्रॉली पे सोते हैं 2 डिग्री सेल्सियस में? आप बताइए, मैं मिलना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसे अमीर लोग हैं तो मैं मिलना चाहता हूँ, प्लीज़। मैं स्टोरी बनाता हूँ उसके ऊपर। तो और 6 डिग्री सेल्सियस में नहाते हैं ओपन में, ये अमीर है क्या? हाँ? 80 से ज़्यादा लोग मर चुका है अभी। अमीर लोग ऐसा मरेंगे? अरे उसका सेंट्रली एयर कंडीशन टेंट लेके जाएंगे उसके, हाँ? तो सेंट्रली हीटेड एयर टेंट लेके जाएंगे वहाँ अमीर लोग। तो ये we have to explain to people this is an issue not just of Punjab, Haryana or rich farmer. It is the issue of your PDS, of your public distribution system. It is the issue of federalism. Yes, so ये है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप रिपील करो, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बनाओ, कंसल्टेशन। अभी सरकार कह रही है कि देखो हम विलिंग टू कंसल्ट अमेंडमेंट के ऊपर। मेरी समझ में, और मैंने यही कहा सिंघू में, मैंने एक कानून पास कर दिया, आपको मौत की सज़ा दे दिया। अभी मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, विलिंग टू कंसल्ट, आपको फांसी दूँ या गोली से मारो। ये आपका कंसल्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी है। बकवास, नॉट एक्सेप्टेबल। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। दर्शकों, बहुत गंभीर, जिन्ना ਵੱਡਾ गंभीर इशू है, शायद गलबात होर बहुत लंबी होनी चाहिए है, बार-बार होनी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।